स्वागत है दोस्तों आप सभी का गुरुकुल धाम ऐप पर। इसमें मैं आपको करवा रहा हूँ जनरल साइंस। जनरल साइंस में हम पढ़ रहे हैं पदार्थ और अणु की संरचना। पदार्थ और अणु की संरचना के बारे में अभी तक दो बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब पार्ट 3 में हम देखते हैं कि आगे क्या आता है। पार्ट 3 में कि इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गुरुकुल धाम ऐप पर सभी जो कंप्लीट कोर्स है उनकी आपको कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और सिंपल पेपर और पहले आए हुए क्वेश्चन पेपर है वो सभी आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास में मिलेंगे। और सभी प्रथम 1000 बच्चों के लिए या जो तैयारी करने वाले प्रथम जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए मात्र 299 रुपये में आपको विशेष ऑफर के तहत आपको गुरुकुल धाम ऐप पर आपको सब्सक्राइब मिल रहा है। तो आप इनको ज्वाइन करें और हमारी बेस्ट तैयारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और हम आपसे आशा करते हैं कि हमारे साथ आप जुड़ करके बेसिक से लेकर के आप हायर लेवल तक की तैयारी कर पाएंगे। जी हम अब स्टार्ट करते हैं आगे कि हमने पदार्थ की संरचना और अणु के अंतर्गत हमने पिछली बार पदार्थ या द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करेंगे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार होता है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। क्या कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए 2 कारक जिम्मेदार हमारे आसपास मौजूद होते हैं। पहला कौन सा? तापमान। और दूसरा कौन सा होता है? जिसको हम बोलते हैं दाब। कहने का मतलब ये हो गया कि मैंने जैसे कि बताया था कि पहले कि किसी भी पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन में हम 2 कारक को जिम्मेदार मानते हैं। जो सामान्यतः कौन सा होता है? पहला होता है तापमान, जिसमें क्या दी जाती है? वातावरण से या हमारे द्वारा क्या दी जाती है? इसको हीट या ऊष्मा दी जाती है। हीट या ऊष्मा यदि कोई पदार्थ ग्रहण करता है तो उसके तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। और जब हम उसके ऊपर दाब का प्रभाव डालते हैं, दाब करने का मतलब हो गया कि हमारे चारों ओर जो पृथ्वी में जो वायुमंडल पाया जाता है वो हमारे ऊपर क्या डालता है? दाब डालता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे ऊपर हो, चाहे किसी पदार्थ के ऊपर हो, तो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडलीय दाब होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? दाब। जो सामान्यतः हमारे ऊपर निरंतर क्या होता है? लगता रहता है। जब भी हम दाब की बात करते हैं तो दाब हमारे द्वारा भी किसी पदार्थ को किसी पात्र के अंतर्गत लेकर के, या कहने का मतलब किसी बॉक्स में लेकर के या पात्र में लेकर के हम उसके ऊपर पिस्टन के द्वारा बल लगाते हैं या भार लगाते हैं, वो भी किस में आता है? दाब में आता है। तो आज हम सामान्य विज्ञान के तहत हम बात करेंगे कि पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन में तापमान का क्या योगदान रहता है। तो तापमान का मतलब क्या होता है कि तापमान में हम देखते हैं कि किसी भी पदार्थ का तापमान कब बढ़ता है? किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाने के लिए हम क्या करना पड़ता है? हमें देनी पड़ती है ऊष्मा। ऊष्मा किस रूप में हो सकती है? तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा को आप क्या करते हो? किसी भी पदार्थ को जलाते हो, उसका दहन होता है, दहन होते ही उसमें से क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा का रूप हम देखते हैं कि घरों में यदि आप चूल्हा, अंगीठी या हम जैसे घरों में खाने पकाने के लिए एलपीजी गैस का यूज करते हैं, वो क्या करता है? एलपीजी हो चाहे लकड़ी हो, वो जल करके क्या देती है? ऊष्मा देती है। और उसके ऊपर हम कोई ना कोई खाना पकाने के लिए उसमें क्या रखते हैं? उस पकाने के लिए जो भी हम पात्र काम में लेते हैं उससे हम उसको ऊपर रखते हैं, तो क्या होती है? ऊष्मा का संचरण होता है। और ऊष्मा का संचरण होने की वजह से क्या होता है? तापमान बढ़ता है। तो सामान्यतः हम यूज करते हैं तापमान को बढ़ाने के लिए ज्वाला या आग या हम कह सकते हैं अग्नि का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है कि पदार्थ की अवस्था में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो तापमान को बढ़ाने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है? हीट या ऊष्मा देनी पड़ती है। हीट या ऊष्मा देने के लिए हमें क्या देखते हैं कि सामान्यतः हमारे आसपास मिलने वाला सबसे साधारण कौन सा पदार्थ होता है? पानी। पानी को हम देखते हैं तो पानी में यदि आप देखते हो कि पानी का यदि आप यूज करते हो कि पानी आप किसी भी पात्र में लेते हो, क्योंकि ये किस अवस्था में मिलता है? हमें सामान्य ताप पर लिक्विड अवस्था में मिलता है। किस में मिलता है? लिक्विड अवस्था या द्रव अवस्था में मिलता है। लिक्विड में कह दो, या हम कह सकते हैं कि पानी की हमने कौन सी अवस्था ली है? द्रव अवस्था ली है।
अब द्रव अवस्था से हम देखते हैं कि इस पानी से हम दो तरह से दो परिवर्तन देखते हैं कि ये द्रव अवस्था है तो इसको हम ठोस अवस्था में बदलते हैं। किस में? हम कह सकते हैं कि ये किस में बदलेगा? बर्फ में बदलेगा। बर्फ कौन सी अवस्था हो गई इसकी? ठोस अवस्था हो गई। और जब इसको ज़्यादा आप यदि गर्म करते हो तो ये किस में बदलता है? वाष्प में बदलता है। वाष्प वेपर बनती है, इसका मतलब ये कौन सी अवस्था हो गई? गैस अवस्था हो गई। इसका रीज़न क्या रहता है कि ये हम यदि पानी को गर्म करते हैं तो ये ठोस में भी बदल जाता है और वाष्प में भी बदल जाता है। इसका कारण यदि हम जानना चाहें तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप क्या करते हो, तापमान बढ़ाते हो या उसको उष्मा देते हो, क्या देते हो? उष्मा देते हो। तो जो पानी के हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देखा था कि पानी का जो देखते हैं कि अणुओं के बीच की में थोड़ा थोड़ा क्या होता है? रिक्त स्थान होता है द्रव की ठोस की अपेक्षा। द्रव में क्या होता है? अणुओं के मध्य थोड़ा रिक्त स्थान मिलता है। इसलिए इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ मात्रा में इसमें क्या मिलती है? संपीड्यता मिलती है। क्या मिलती है? संपीड्यता मिलती है। फिर हमने देखा था कि अणु, द्रव्य के अणु होते हैं वो कुछ ना कुछ गति करते रहते हैं। गति करने का मतलब होता है कि उसमें गतिज ऊर्जा मिलती है। इन अणुओं के मध्य क्या मिलती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब हो गया कि इसमें क्या मिलती है? काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी का मान होता है वो कैसे बढ़ता है? तो यदि हम देखते हैं कि जब जब हम इसको हीट देते हैं या हीट या उष्मा प्रोवाइड करते हैं तो जैसे जैसे हीट या उष्मा दी जाती है तो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। काइनेटिक एनर्जी में हम फिजिक्स में देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का मान होता है 1/2 mv²। क्या होता है? mv²। इसका मतलब कि काइनेटिक ऊर्जा बढ़ने का या किसी द्रव्य पदार्थ में काइनेटिक ऊर्जा बढ़ने से उसमें अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी? ज़्यादा कंपन होगा और ज़्यादा कंपन होने से उसमें अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो स्वतंत्र गति करने लगते हैं। स्वतंत्र गति करने का मतलब हो गया वो किस में आते हैं? गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। गैसीय अवस्था में आने का रीज़न ये है कि उसमें गतिज ऊर्जा का मान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनके मध्य आकर्षण बल या अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो किस अवस्था में आता है? गैस या वाष्प अवस्था में। जब हम बात करते हैं कि किसी भी द्रव्य पदार्थ को आप यदि ठंडा करते हो, ठंडे का मतलब हो गया कि उसमें से आप ऊर्जा को क्या कर रहे हो? निकाल रहे हो। मतलब ऊर्जा या उष्मा को आप निकाल रहे हो या टेम्परेचर या तापमान आप क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। तो उसकी काइनेटिक ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। काइनेटिक ऊर्जा का मान घटने की वजह से उसमें क्या होगा कि कंपन में क्या आएगी? कमी आएगी। कंपन में कमी आएगी तो प्रत्येक अणु है वो धीरे धीरे क्या आएंगे? पास आएंगे। पास आते ही उसमें काइनेटिक ऊर्जा का मान कम होना और अणुओं के पास आने से अणुओं के मध्य क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। और आकर्षण बल लगने की वजह से वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और चिपकने का मतलब ये हो गया, या आकर्षण बल की वजह से, जुड़ने की वजह से हम कह सकते हैं कि वो किस अवस्था में आता है? ठोस अवस्था में आता है। अब यदि हम देखते हैं कि कोई भी पदार्थ है या हम जल की बात करें तो जल से ही हम समझते हैं कि जब भी हम जल को क्या करते हैं? ठंडा करते हैं तो वो बर्फ में बदलता है और ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। इसका मतलब कि जल होता है वो हमारे सामान्य तापमान पर, मतलब 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री तक हम इसको 3 रूपों में देखते हैं। बर्फ के रूप में मतलब ठोस हो गया, द्रव्य के रूप में मतलब पानी हम जो पीते हैं वो काम में आ गया, और वाष्प के रूप में हम देखते हैं कि उसका वाष्प बनती है तो क्या बनते हैं? बादल बनते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो गैस के रूप में उपस्थित होता है। अब हम इसको समझने के लिए अब देखते हैं कि पानी में तापमान की बात करें हैं तो हम देखते हैं आगे कि पानी में कैसे क्या क्या परिवर्तन आता है कि टेम्परेचर, या हम पानी के अंतर्गत हीट सप्लाई करते हैं या उष्मा का देते हैं बार बार तो क्या होता है? टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है, या तापमान होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। तो जैसे कि मैं यदि बात करता हूँ कि आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको क्या मिलेगी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको क्या मिलती है? बर्फ मिलती है। क्या मिलती है? बर्फ। मैं तापमान पैमाना इसलिए साथ में ले रहा हूँ कि हमें यह समझ में आए कि पानी में और क्या क्या गुण मिलते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको बर्फ मिलती है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आपको क्या मिलता है? पानी मिलता है, जो किस अवस्था में होता है? आपको पता है, लिक्विड में। और यदि आप देखते हो कि अलग
4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम अलग बात करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि पानी का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपको क्या मिलता है, पानी मिलता है। और यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आप बात करते हो तो आपको क्या मिलता है, वाष्प मिलती है। अब ऐसा तापमान में क्या फ़र्क मिलता है, इसमें हम देखते हैं कि जब बर्फ़ थी, बर्फ़ का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के कम तक होता है। ये कहने का मतलब जितना भी हम उसको ठंडा करना चाहे उतने, हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ मिलती है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। इसका 2 रीज़न आता है। कैसे कि इसको यदि बर्फ़ और पानी में परिवर्तन करने के लिए भी हमें क्या मिलती है, एक जगह ऊष्मा देनी पड़ती है। एक जगह क्या देनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है। जैसे कि मैं यदि ये बर्फ़ है, क्या है, ये बर्फ़ है, या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सॉलिड है। हमने यहाँ तक इसको ऊष्मा दी, इसका मतलब हो गया यहाँ तक इसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम देखते हैं कि बर्फ़ को जब हम पिघलाने के लिए ऊष्मा देते हैं या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक जगह तापमान पर क्या होता है कि इसका ताप स्थिर रह जाता है और यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें क्या मिलता है, लिक्विड अवस्था मिलती है या पानी मिलता है। क्या मिलता है, पानी, जिसको हम कहते हैं लिक्विड अवस्था, लिक्विड या द्रव अवस्था मिलती है। फिर हमने एक जगह हीट सप्लाई करते रहे या ऊष्मा देते रहे, फिर भी हमें क्या मिला, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। जितना था, कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा। इसका मतलब हमने कुछ ऊष्मा उसको गर्म करने में दी, लेकिन उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, तापमान नहीं बढ़ाया। जब हम पानी से लेकर के जब इसको देते हैं तो पानी को उबालने के लिए या उबलता है पानी, तब इसका मान कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब वाष्प बनती है तभी भी इसका मान क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब कि एक हमने यहाँ पे भी दूसरी बार क्या हुआ, ऊष्मा तो हमने दी, हीट तो दी, लेकिन क्या हुआ, टेम्परेचर के मान में एक जगह पर वापस आके रुक गया। ये कौन सा था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर ये आकर के यहाँ पे रुक गया। अब हम देखते हैं कि जब यहाँ से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक की बात आती है तो यहाँ पे हमें वाष्प मिलती है और वाष्प को हम और गर्म करते हैं तो तापमान भी क्या होता है, बढ़ता रहता है। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि बर्फ़ से यदि जब आप पानी में बदलते हो, इसका मतलब आपको कुछ ऊष्मा या हीट सप्लाई की गई, लेकिन उसके तापमान में वृद्धि नहीं हुई। इसको हम कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, या हम कह सकते हैं प्रसुप्त ऊष्मा। गलन की, इसको क्या कहते हैं कि जब बर्फ़ से पानी में बदलता है तो इसको हम कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं, गलनांक। गलनांक जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है आपको पता ही है, डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ को यदि आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में बदलते हो तो आपको ऊष्मा दी जाती है। तो इस ऊष्मा को हम क्या नाम देंगे, इसको कहेंगे हम गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की, गलना, गलन की, गलन की, गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहेंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं है इसलिए इसको गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम इसका आता है कौन सा, प्रसुप्त, प्रसुप्त, प्रसुप्त ऊष्मा। प्रसुप्त मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में काम ही नहीं है, ये सो ही रही। प्रसुप्त मतलब होता है लगभग सोया रहना, मतलब कुछ नहीं करना, इसका ये प्रसुप्त ऊष्मा। अब इसका मान कितना होता है तो हम कहते हैं कि इसका मान होता है 80 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी या किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी पर केजी। पर केजी मतलब कि आपने 1 किलोग्राम बर्फ़ ली है और उसको 1 किलोग्राम पानी में आप उसको बदलोगे तो कहने का मतलब आपने क्या लिया है, 80 किलो कैलोरी आपको क्या देनी पड़ेगी, उसमें गलन की गुप्त ऊष्मा देनी पड़ती है, जो क्या होती है टेम्परेचर बढ़ाने के काम में नहीं आती है। अब हम देखते हैं कि अगली बात कि जब आप
पानी था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब आप इसको बदलते हो किस में, जल में, किस में बदलते हो, पानी को आप बदलते हो वाष्प में, तो इसको हम बोलते हैं वाष्पन। क्या बोलते हैं, वाष्पन, या जिसको हम बोलते हैं वाष्पन। वाष्पन, और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, इसमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान 540, या एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है 536 किलो कैलोरी पर केजी, किलोग्राम। अब देखो कि जब पानी से यदि हम बात करते हैं कि वाष्प में बदला गया, तभी भी टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन फिर भी हमें क्या देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसका मान कितना होता है, 540 से 536 किलो कैलोरी पर केजी। तो हम बात करते हैं आगे कि जब हम इसमें हम देखते हैं तो हमें बर्फ से पानी में हम देखते हैं कि इसको बोलते हैं गलना। बर्फ क्या होती है, गलती है, गलने को इसको हम बोलते हैं गलनांक। पानी से वाष्प बनता है, इसको हम बोलते हैं वाष्पन। क्या बोलते हैं, वाष्प, मतलब पानी था उससे वाष्प बनी है, तो इसको हमने बोल दिया वाष्पन। जब हम बात करते हैं कि ये यदि मैटर वापिस हो, वापिस कहने का मतलब कि वाष्प से यदि क्या बनता है, वाष्प से यदि क्या बनता है, आपका पानी बनता है, तो इसको हम बोलते हैं संघनन। क्या कहेंगे, संघनन। क्या कहते हैं, संघनन। और जब पानी से यदि आपकी क्या बनती है, बर्फ बनती है, पानी से यदि आपकी क्या बनती है, बर्फ बनती है, तो इसको कहते हैं हिमांक। क्या कहते हैं, हिमांक। हिमांक को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और संघनन को बोलते हैं कंडेंसेशन। इसका मतलब हो गया कि जब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस तापमान बढ़ाते हो तो गलनांक है, ठीक है, बर्फ से पानी बना। जब पानी से यदि बर्फ बनती है, हिम बनती है, हिम मतलब होता है बर्फ, तो बर्फ बनती है तो इसको क्या बोलते हैं, हिमांक। पानी से वाष्प बनती है, इसका मतलब है हम प्रोसेस चल रहे हैं कि पानी से क्या बना रहे हैं, वाष्प बना रहे हैं, तो क्या हो गया, वाष्पन। और जब वाष्प क्या होती है, अनुसंघनित होकर के, मतलब आपस में जुड़ करके पानी बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं संघनन। अब आपको एक बात ये रखनी है ध्यान में कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी का जो घनत्व होता है, पानी का घनत्व होता है, वो कितना होता है, सर्वाधिक होता है। क्या होता है, सर्वाधिक। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि पानी का घनत्व 4 डिग्री के ऊपर सर्वाधिक होता है, और जब बर्फ बनती है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि घनत्व कम होने की वजह से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी या सामान्य पानी के ऊपर क्या होता है, बर्फ होती है, वो तैरती है। क्या होती है, बर्फ तैरती है। अब हम देखते हैं जब हम देखते हैं कि इसमें कि संघनन, जमाव, यदि हम बात करें गलनांक, वाष्पन, हिमांक और संघनन, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जब हम देखते हैं यहाँ पे कि इस ग्राफ के अंतर्गत, तो ग्राफ में हम कहेंगे कि जब गतिज ऊर्जा क्या होती है, कि जब हम ऊर्जा सप्लाई करते हैं तो काइनेटिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो पदार्थ के अणुओं के मध्य क्या होता है, कंपन ज़्यादा होता है। कंपन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ठोस अवस्था में इतना ज़्यादा कंपन था कि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ाने में लगा हुआ समय या ऊष्मा किस में काम आ गई, अवस्था परिवर्तन में काम आ गई, जो क्या कहलाई, गलन की गुप्त ऊष्मा, जो कितना होता है, 80 किलो कैलोरी। और जब पानी से अवस्था में परिवर्तन हुआ, तब क्या हुआ कि गतिज ऊर्जा का मान इतना बढ़ाया गया कि अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं रहे, इसलिए ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है। इसलिए क्या हमें कितना मान लग गया, 540 या 536 किलो कैलोरी पर केजी। अब हम देखते हैं आगे कि ये थी हमें ऊष्मा का मान। ऊष्मा को यदि हम लगाते हैं तो ऊष्मा से हमें क्या होता है कि अवस्था परिवर्तन में हमारे सहयोग करते हैं। कैसे कि यदि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए या तो अणुओं को क्या दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, कहने का मतलब तापमान बढ़ाया जाता है, या ऊष्मा को क्या होता है, उस पदार्थ से बाहर निकाला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऊष्मा को
बाहर निकाला जाता है, इसका मतलब है कि उसको ठंडा किया जाता है, मतलब उस पदार्थ से ऊष्मा को वातावरण में भेजा जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब अब अगला टॉपिक की बात करते हैं कि इसमें हम जो तापमान का प्रभाव था वो हमने पढ़ा किस प्रकार था कि जब ठोस से द्रव में बदलता है तो हम इसको बोलते हैं क्या, जब ठोस को द्रव में बदला जाता है तो इसको बोलते हैं सैगलन। सैगलन का मतलब हो गया गलना, लिक्विड में बदलता है। और जब द्रव से गैस में बदलता है तो इसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। और गैस से जब ठोस में वापस बदलता है तो उसको हम कहते हैं जमाव या जमना। अब ये 3 स्टेप हो गई। कैसे कि जब हमने पानी में स्टेप देखी कि सॉलिड से लिक्विड में बदला, लिक्विड से वापस किस में गया, गैस में गया। हमने वापस पानी को ठंडा किया तो गैस अवस्था से किस में आ गई, द्रव अवस्था में आया, और द्रव अवस्था से किस में आया, ठोस में आया। लेकिन हम देखते हैं कि जब गैस अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में आता है तो हम उसको कहते हैं जमाव। क्या कहते हैं, जमाव। और जब ठोस अवस्था से सीधा यदि बदलता है किस में, गैस अवस्था में बदलता है तो उसको कहते हैं ऊर्ध्व पातन। अब हमने ये देख ही लिया था पानी में कि ठोस अवस्था में क्या थी, बर्फ थी। बर्फ को यदि आप सैगलन करते हो या गलनांक होता है या गलती है तो वो क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। द्रव अवस्था में पानी मिलता है। पानी से जब यदि आप गैस अवस्था में बदलते हो, कहने का मतलब वाष्प बदलते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। और जब आप गैस से वापस द्रव अवस्था में आते हो तो उसको बोलते हैं हम संघनन बोलते हैं। और संघनन की यदि हम बात करें तो संघनन की यदि बात करें तो क्या होगा कि गैस अवस्था से किस में बदलता है, द्रव अवस्था में बदलता है। और जब द्रव्य से यदि ठोस अवस्था में बदलता है तो इसको हम बोलते हैं जमना भी बोलते हैं और सोलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। और यदि देखें कि जब ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में बदलता है तो उसको जमाव बोलते हैं। और जब ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में बदलता है तो इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और गैस से जब ठोस अवस्था में बदलता है तो उसको हम कहते हैं जमना या जमाव। अब देखो कि हमें इस शब्द में जमना, जमाव, संघनन, इसमें हमारे ये दिक्कत रहती है कि हमें कौन सी चीज़ें याद रहती है या नहीं रहती। तो इसमें हम देखते हैं आगे कि इनको इंग्लिश वर्ड से हम याद करने के लिए कैसे करें। कि संकलन का मतलब होता है फ्यूजन, संकलन का मतलब होता है फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। टूटता कौन है, जो ठोस पदार्थ होता है वो किस में टूट रहा है, द्रव में बोल रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। जमना, सोलिडिफिकेशन, सोलिडिफिकेशन मतलब सॉलिड रूप को धारण करना, वो क्या कहलाता है, जमना। और यदि वाष्पीकरण की बात करते हैं तो ये तो आपको पता ही है कि वाष्प बनेगी, वेपर बनेगी, वेपर बनेगी, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। और संघनन का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जो वाष्प है वो किस में आता है, द्रव अवस्था में आता है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और ऊर्ध्वपातन कहने का मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में बदलता है। बीच की द्रव अवस्था क्या होती है, मिलती नहीं है, उसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। और जमाव, जमाव का मतलब होगा था सीधा डिपोजिट होना या जमा होना कहलाता है क्या, डिपोजिशन, डिपोजिशन या जमाव होना। यहाँ तक आपको इनको हिंदी वर्ड और इंग्लिश वर्ड से आपको याद रखना है। इसका मतलब है कि आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा कि डिपोजिशन क्या होगा और ऊर्ध्वपातन क्या होगा। ऊर्ध्वपातन का मतलब, और इसका आप यदि देखते हो तो इसमें देखो कि ऊर्ध्वपातन का होता है कि ये ठोस से क्या बदलता है, किस में जाएगा, गैस में, किस में जाएगा, गैस में। और जब जमाव की बात करते हो तो आपका गैस से किस में जाएगा, ठोस अवस्था में जाएगा, किस में जाएगा, ठोस। इसका मतलब कि हम यदि देखते हैं कि एनसीईआरटी बेस पर ठोस से गैस और गैस से ठोस दोनों अवस्था को ऊर्ध्वपातन ही लिख रखा है, लेकिन हमें इंग्लिश टर्म इसमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश से भी वर्ड इसमें पूछे जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हम उदाहरण की बात करते हैं तो आप देखो कि ऊर्ध्वपातन हम क्या कहेंगे, इंग्लिश वर्ड आ गया सब्लिमेशन। तो ऊर्ध्वपातन में हम यूज लेते हैं किस किस का, जैसे आप देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैंने लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मतलब क्या है कि जब आप CO2 गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को
कितना डिग्री? यदि आप दाब बढ़ा करके, प्रेशर बढ़ा करके और -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप ठंडा करते हो तो CO2 क्या है? गैस है। क्या है? गैस। और ये किस में बदल जाती है? डायरेक्ट सीधा ठोस CO2 में बदल जाती है। ठोस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ठोस CO2 को आप हाथ में लेते हो तो आपको हाथ को वो गीला नहीं करती है। क्या नहीं करती है? गीला, मतलब सूखे रहता है हाथ। इसका मतलब है कि जब ठोस CO2 गैस को आप जब हाथ में लेते हो, उसको ऊष्मा मिलती है या उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो क्या होती है? सीधी किसी हवा के अंतर्गत क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कहने का मतलब आपके हाथ को गीला नहीं करती, इसलिए ठोस CO2 को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस या शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अपने हाथ को गीला नहीं करती। जब हम बर्फ हाथ में लेते हैं तो जैसे जैसे वो पानी बनती है तो हमारा हाथ क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। या लेकिन इसमें क्या होता है कि CO2 में सीधा का सीधा ये गैस से किस में बदलती है? ठोस अवस्था में बदलती है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की गोलियां आती है जो हमारे कपड़ों में जो कीटाणुओं से बचाने के लिए क्या करते हैं? देते हैं। वो नेफ्थलीन की गोलियां आती है जिसको हम बोलते हैं कपूर की गोलियां साधारण भाषा में। तो वो किसकी होती है? नेफ्थलीन की होती है। अब अलग नेफ्थलीन की गोलियां हो गई। और नौसादर का मतलब होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये भी क्या होती है? नेफ्थलीन की गोलियों में मिलता है अमोनियम क्लोराइड। ये भी सीधा किस में बदलता है? यदि आप इसको गर्म करते हो तो सीधा ठोस अवस्था से किस में जाता है? गैसीय अवस्था में जाता है। और अलग आता है, एक और आता है कौन सा? I2, जिसको हम बोलते हैं आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन भी क्या होता है? ठोस अवस्था में मिलता है। और इसको यदि आप गर्म करते हो तो वो किस में जाता है? गैसीय अवस्था में जाता है। और गैस से वापस ये किस में बदलता है? सॉलिड अवस्था में बदलता है। ठीक है, तो इसमें हमें उदरोपातन वाले वर्ड में ये याद रखना है कि उदरोपातन में हमें क्या करना है? एग्जाम्पल याद रखना है। एक तो कौन सा? शुष्क बर्फ, जिसको हम बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं नेफ्थलीन की गोलियां, जो आती है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन होता है क्या? कहने का मतलब हो गया दो बेंजीन वलय को आपस में जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। ये नेफ्थलीन का आपका हो गया फॉर्मूला। क्या हो गया? फॉर्मूला। इसका मतलब ये नेफ्थलीन है, जो बेंजीन की वलय होती है वो। और नौसादर आपको NH4Cl लिख ही दिया। और आयोडीन होता है वो भी क्या होता है? सीधा ठोस अवस्था से गैस द्रव अवस्था में बदलता है। अब हम अलग बात करते हैं दूसरी, जिसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण का मतलब हो गया कि जब आप एक द्रव्य को, पदार्थ को यदि गर्म करते हो तो उसकी क्या बनती है? वाष्प बनती है। वेपोराइजेशन में हम देखते हैं कि लिक्विड से क्या बनता है? सीधा लिक्विड अवस्था से किस में जाता है? गैसीय अवस्था में जाता है। जब इसकी हम बात करते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है तो वाष्प बननी शुरुआत हो जाती है। वाष्प बननी शुरुआत होती है तो उससे वाष्प बनती रहती है और पानी क्या हो जाता है? सूख जाता है। अब हम देखते हैं कि वाष्पीकरण हम साधारण तौर पर हम ये भी देखते हैं कि हमारे कमरे में या कहीं पर भी यदि फर्श के ऊपर यदि पानी क्या है? फैला हुआ है, या हम देखते हैं कि एक बंद डिब्बे में यदि आप क्या लेते हो? जल लेते हो। क्या लेते हो? पानी लिया तो इसकी सतह के ऊपर भी क्या रहता है? गैस अवस्था में क्या रहती है? यहाँ पे तो लिक्विड अवस्था होगी पानी की, और यहाँ पे H2O की क्या रहती है? गैस अवस्था में रहता है। कुछ ना कुछ मात्रा क्या रहता है? पानी है वो किस? वाष्प अवस्था में रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे वातावरण के अंतर्गत क्या मिलती है? नमी मिलती है। नमी कह लो, या हम कह सकते हैं कि उसमें क्या मिलती है? आर्द्रता मिलती है। आर्द्रता का गुण किस में होगा? पानी में होगा, क्योंकि हवा में जो नमी मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि पानी को यदि हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म नहीं करें तो भी वो क्या रहता है? वाष्प के रूप में बदलता रहता है। वाष्प के रूप में क्या करता रहेगा? बदलता रहेगा। तो हम इसमें वाष्पीकरण में हम देखते हैं कि जब आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म नहीं किया है फिर भी वो वाष्प में बदलता रहता है। इसका रीजन क्या होता है कि द्रव में क्या होता है कि हम देखते हैं कि गतिज ऊर्जा मिलती है, काइनेटिक
ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मिलती है, जो क्या कहती है कि अणुओं को इधर उधर क्या करती है, जिगजैग गति, या हम कह सकते हैं कि अणु इधर उधर घूमते रहते हैं। जब उनको वातावरण से यदि कोई और ऊर्जा मिल जाए या एनर्जी मिल जाए, या वातावरण से ताप ग्रहण करके वो इतनी ज़्यादा ऊर्जा ले ले कि वो किस में बदल जाए, अपने जो चारों तरफ अणु के आकर्षण बल था उनसे वो क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, तो वो क्या किस में बदल जाएगा, वाष्प के रूप में बदल जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि काइनेटिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा की वजह से वो क्या हो जाते हैं, आकर्षण बल से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। आकर्षण बल से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं या फ्री हो जाते हैं। तो वो किस में बदल जाएंगे, गैस में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, गैस से। अब ये पानी हम कह सकते हैं कि यदि बंद पात्र है, जैसे मैंने पहले बंद पात्र लिया था, इसमें ऊर्जा ग्रहण करने के लिए ये नीचे वाला पानी बचा, इससे ऊर्जा ग्रहण करके थोड़ी तो वाष्प बना ली, लेकिन ये पूरा बंद है तो ज़्यादा वाष्प नहीं बन पाएगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि यदि पानी सतह पर है, किस पे है, सतह, सतह मतलब पानी फैल गया, तो एक तो मतलब ये हो गया कि सतह का क्षेत्रफल, तो हम बात करें एक तो सतह का क्षेत्रफल, पानी क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल पानी कितने एरिया में फैला है या कितने क्षेत्रफल पर फैला है, तो वो क्या करेगा, ऊपर उसके हवा फ्री है तो वहाँ से ऊर्जा ले लेगा, या फिर सतह गर्म है तो सतह से ऊर्जा ले लेगा। तो एक तो हम बात करते हैं कि सतह से ऊर्जा ग्रहण करेगा, और दूसरी कि यदि सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण, या हम कह सकते हैं कि पानी है वो वाष्प बन के ज़्यादा उड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं कौन सी, कि यदि सतह का क्षेत्रफल की बात होगी। दूसरी यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यदि तापमान T उस जगह का ज़्यादा है या उस सतह का या उस वातावरण का ज़्यादा है तो भी क्या होगा, वेपोराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब V का मान क्या होता है, सतह के क्षेत्रफल के साथ भी बढ़ता है, तापमान यदि बढ़ता है तो भी क्या होता है, वाष्पीकरण का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे गर्मियों में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, सर्दियों में वाष्पीकरण क्या होता है, कम होता है। और यदि हम देखते हैं कि यदि तीसरी बात हमने कहा था कि वातावरण में यदि आर्द्रता मिलती है, क्या मिलती है, आर्द्रता, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया कि जब ह्यूमिडिटी का मान ज़्यादा होगा, आर्द्रता का मान ज़्यादा होगा, तो वेपोराइजेशन का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस प्रकार हम देखते हैं गर्मियों में वेपोराइजेशन अच्छा होता है, पानी हवा बन के उड़ता रहता है, लेकिन जब भी बारिश हो जाती है तो क्या हो जाता है, मौसम के अंतर्गत या वायुमंडल में क्या हो जाती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि पानी होता है वो क्या होता है, धीरे सूखता है या नहीं सूखता है। और यदि हम बात करें, तीसरी बात हम बात करते हैं कि वेपोराइजेशन में वायु की गति मतलब कि यदि हवा तेज चल रही है तो वेपोराइजेशन क्या होगा, वायु की गति यदि ज़्यादा है तो वेपोराइजेशन का मान भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि जब हम देखते हैं कि वाष्पीकरण का मान किन किन कारणों से बढ़ता है, तो ये वाष्पीकरण वेपोराइजेशन की बात आती है। वाष्पीकरण में अणु होते हैं किसके, पानी के या द्रव्य के, वो क्या करते हैं, सतह से या वायुमंडल से या जो पास आने वाले होते हैं उनसे क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करके अपनी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ा करके वाष्प में बदल जाते हैं। इसका मतलब कि उनको द्रव्य से और गैस बनने के लिए 540 किलो कैलोरी ऊर्जा वातावरण से या सतह से ग्रहण करते हैं। यदि उनका तापमान क्या है, कम है, तो उस तापमान को बढ़ाने के लिए भी वो क्या करते हैं, सतह से या किससे, वातावरण से क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इसका मतलब कि वेपोराइजेशन होता है, इसका यूज हमारे दैनिक जीवन में किस में मिलता है। आप जानते हो कि गर्मियों में हम पानी छिड़काव करते हैं तो हमें ठंडा लगता है, ठीक है। गर्मियों में हम डेजर्ट कूलर काम में लेते हैं, मतलब कूलर में क्या होती है कि भी पानी होता है, ऊपर से गिराया जाता है और पानी में से हवा क्या होती है, छन करके बाहर आती है, तो उसमें क्या निकलती है, वाष्प होती है, वो होती है। इसका मतलब पानी की वाष्प तो होती है, लेकिन पानी वो क्या कर देती है, वाष्प बन करके पानी को ठंडा कर देती है, और पानी ठंडा करने की वजह से क्या मिलती है, हमें हवा होती है, वो क्या आती है, ठंडी हवा आती है।
जिस प्रकार हम देखते हैं कि बारिश होती है, आर्द्रता का मान बढ़ जाता है, आर्द्रता का मान बढ़ते ही हमें क्या मिलती है, हवा वो क्या होती है, ठंडी महसूस होती है। इसका मतलब कि वेपोराइजेशन का सर्वाधिक उपयोग डेजर्ट इलाके, मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी से ठंडक प्रदान करने में किया जाता है। अब ये आप अच्छी तरह से भली भांति परिचित होंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे 3-4 कारक होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले कि उनका सतह का क्षेत्रफल क्या है, तापमान कितना है, आर्द्रता कितनी है और वायु की गति कितनी है। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि यदि सतह का क्षेत्रफल यदि बढ़ाए और कम करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसके लिए हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि यदि आप कपड़े सुखाते हो, कपड़े सुखाते हैं क्योंकि उनको साफ़ करने के बाद हम जब पानी उसमें अंदर रहता है तो हम कपड़े सुखाते हैं, तो आप इनको इकट्ठा करके डाल दोगे तो बहुत लंबे समय तक क्या नहीं कर पाएंगे, सूख नहीं पाएंगे। लेकिन जब उनके कपड़ों का आपने क्षेत्रफल बढ़ा दिए, सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया, किसका, इन कपड़ों के अंतर्गत पानी है उसका सतह का क्षेत्रफल आपने बढ़ा दिया, तो क्या होगा, वो जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, ये बात भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगली बात करते हैं कि यदि तापमान की बात करते हैं, तापमान दैनिक जीवन में देखते हैं कि जब सर्दियाँ होती है तो कपड़े लेट सूखते हैं क्योंकि तापमान कम रहता है, और जब गर्मियों की बात आती है तो तापमान वायुमंडल का क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। इसका मतलब गर्मियों में क्या होते हैं, कपड़े जल्दी सूखते हैं। और आर्द्रता की बात करते हैं तो यदि बारिश का मौसम है और बारिश के दिनों में क्या होते हैं, कपड़े सूखते ही नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि वायुमंडल में इतनी आर्द्रता है और इतना तापमान भी क्या रहता है, कम रहता है। इसकी वजह से कपड़ों के अंदर जो पानी होता है उनका वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। और वायु की गति की बात करते हैं तो यदि हवा चल रही है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, और यदि बात करें तो हवा नहीं चल रही है तो कपड़े में क्या हो जाती है, लेट हो जाती है। अब यदि इसमें देखते हैं अब यदि आप बात करते हैं कि और हमें क्या क्या एहसास होता है कि वाष्पीकरण होता है तो हमें ठंडक कैसे मिलती है। इसका एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि पहले कि जो कुछ जल्दी वाष्पशील होने वाले पदार्थ जैसे नेल पॉलिश को उतारने के लिए काम में लिया जाता है, कौन सा, यदि आप देखते हो तो एसीटोन होता है। वो क्या होता है, नेल पॉलिश को रिमूव करने के काम आता है। जब भी आप लगाते हो तो आपकी अंगुलियों के ऊपर वो क्या करता है, ठंडक महसूस करता है। इसका मतलब जब आपने उसको लिक्विड अवस्था में लगाया था तब वो क्या था, लिक्विड था, लेकिन वो तुरंत किस में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। मतलब आपकी अंगुली से उसने क्या कर ली, ऊष्मा ग्रहण कर ली और उसका क्या हो गया, वेपोराइजेशन हो गया, और इसी वजह से आपकी अंगुलियों को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। इसी प्रकार आप एसीटोन के अलावा यदि बात करते हो तो आपके शरीर के ऊपर यदि कोई पेट्रोल गिर जाता है वो भी जल्दी वाष्प बनता है। इसी वजह से आपको उसके ऊपर भी त्वचा पर क्या मिलती है, ठंडक महसूस होती है। और यदि तीसरी बात करें तो हमारा डेजर्ट कूलर, जो सामान्य मरुस्थल कूलर की बात करते हैं, और इससे अच्छा एग्जाम्पल यदि हम देखें तो हमारे दैनिक जीवन में सबसे होती है मिट्टी का घड़ा। मिट्टी के घड़े में क्या ऐसी बात होती है कि उसमें पानी ठंडा रहता है। तो हम देखते हैं कि मिट्टी के घड़े के अंतर्गत क्या मिलती है आपको, मिट्टी के घड़े में यदि आप देखते हो तो आपको क्या मिलता है, छोटे छोटे छिद्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं, छोटे छोटे छिद्र, जिनसे क्या होता है, पानी बाहर आता रहता है। क्या निकलता है, पानी थोड़ा थोड़ा क्या निकलता है, सतह पर आता रहता है। क्यों, क्योंकि जिस मटके में जितने ज़्यादा छिद्र होंगे तो पानी भी क्या होता है, धीरे धीरे रिसता रहता है। पानी धीरे धीरे रिसता रहेगा तो वो वायु के संपर्क में आने की वजह से या वातावरण के तापमान ग्रहण करके वो तो क्या हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा, और अंदर या उस सतह को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। इसी वजह से क्या होता है, मटका या मटकी या हम कह सकते हैं मिट्टी का घड़ा होता है, वो क्या करता है, पानी को ठंडा रखता है। अब कुछ दिन हो जाने की वजह से हम जानते हैं कि मिट्टी के घड़े में से पानी बाहर निकलना बंद हो जाता है, तो उसमें पानी क्या होता है, कम ठंडा होता है, धीरे धीरे क्या होता है, कम ठंडा होता है। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि जो डेजर्ट कूलर होता है, डेजर्ट कूलर का मतलब हो गया डेजर्ट कूलर में आप जानते हो कि क्या प्रोसेस रहती है, कि डेजर्ट कूलर में आप यदि देखते हो तो मोटर लगी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हवा को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी देती है उसको भगाने के लिए। अंदर हम देखते हैं कि चारों तरफ क्या लगा जाता है, हम बोलते हैं टाटिया लगा होता है या घास लगा होता है। घास के अंतर्गत क्या चलता है, पानी चलता है, जिनके बीच में से क्या होती है, हवा आती है। तो जितना पानी में से हवा बाहर आएगी तो उस पानी से क्या करेगी, वेपोराइजेशन करेगी। वेपोराइजेशन करने की वजह से क्या होगा, उस कूलर का पानी होता है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो वो साथ में पानी ठंडा होने की वजह से क्या करता है, कूलर हमें ठंडी हवा देता है। इसका मतलब ये हुआ
कि जब आप देखते हो कि कूलर को आप अभी भरा है जो सामान्य तापमान पर था पानी, लेकिन जब आप उसको 5 या 10 मिनट तक चलाने के बाद आप देखते हो कि कूलर है वो ठंडी हवा देता है। क्यों? क्योंकि उस पानी को ठंडा होने में 5 या 10 मिनट लग जाती है, क्योंकि उसका वेपोराइजेशन होकर के पानी का तापमान क्या होता है, कम होता है। उसी के बाद क्या करती है कूलर, हवा क्या देता है, ठंडी देता है। जब आप देखते हो कि यदि वातावरण में आप कूलर का क्षेत्रफल भी बढ़ाते हो उसमें, क्योंकि तीनों तरफ लगाते हो, तापमान क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो हम डीजल कूलर काम में तभी ले पाते हैं जब क्या हो, गर्मी हो। सर्दियों में हम काम में नहीं ले सकते। और तीसरी बात आती है कि आर्द्रता, यदि बादल वाला मौसम हो या ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो कूलर काम ही नहीं करता, ये आपको अच्छी तरह पता है। और यदि देखते हो कि वायु की गति को हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अंदर मोटर लगाते हैं, मोटर से क्या करते हैं, हवा को पास से करते हैं। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि वाष्पीकरण क्या होता है, और वाष्पीकरण की वजह से क्या होता है, हमें डेजर्ट कूलर या कपड़ों का सूखना, ये सभी क्रियाएं क्या होती है, वाष्पीकरण की वजह से हमें क्या करती है, ठंडक महसूस कराती है। अब हम बात करते हैं संघनन। संघनन का मतलब क्या था कि यदि हम बात करते हैं संघनन की, तो संघनन का मतलब ये था कि जब हम क्या करना चाहें, संघनन का मतलब ये था कि जब हम क्या करना चाहें कि नेफ्थलीन, ये तो संघनन का मतलब ये था कि जब हम क्या करना चाहें कि इनसे आप गैस अवस्था से किस में बदल रहे हो, ठोस द्रव अवस्था में बदल रहे हो। गैस से किस में बदल रहे हैं, द्रव में। कि यदि बात करें गैस, हमारे पास कौन सी थी, गैस अवस्था, गैस मतलब वाष्प, और ये किस में बदल रहे हैं, किस में, द्रव में। द्रव मतलब पानी। इसको हम समझने लगे, हम देखते हैं कि संघनन क्या होती है। संघनन की क्रिया हम जानते हैं कि दो तरीके से, साधारण रूप से दैनिक जीवन में हम समझने के लिए काम में लेते हैं कि यदि आपने गिलास के अंतर्गत क्या भरा है, पानी भरा है, कौन सा, चिल वाटर। चिल वाटर का मतलब आप समझ गए होंगे कि ठंडा पानी। ठंडा पानी कौन सा, इतना ठंडा कि वो क्या है, बर्फ बनने के लायक हो, इसको हम बोलते हैं चिल वाटर। या हम कह सकते हैं कि बर्फीला जल। बर्फीला जल मतलब बर्फ के जितना ठंडा जल, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है। यदि आपने उसको भर दिया और एक गिलास के अंतर्गत, और आपने गिलास को क्या रख दिया, वायुमंडल में खुला रख दिया, तो वायुमंडल में जो भी जल वाष्प थी, जल वाष्प तो आपको आर्द्रता के रूप में मिलती है, जल वाष्प थी, वो आपने क्या किया, एक गिलास के अंतर्गत आपने क्या किया, बर्फीला जल रखा है। क्या लिखा है, बर्फीला जल। बर्फीला जल है इसके अंतर्गत। तो आप देखते हो कि वायुमंडल की आर्द्रता के कारण इसके बाहर छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, पानी के गिलास की ओर जल की बूंदें मिलती है। क्या मिलती है, जल की बूंद। क्यों, इसका मतलब ये हुआ कि जो वायुमंडल में चारों तरफ जल वाष्प थी, वो बर्फीले जल के संपर्क में आने की वजह से क्या हो गई, ठंडी हो गई। ठंडी होकर के वो किस में बदल गई, गैस। जो गैस थी वो किस में बदल गई, द्रव या पानी की अवस्था में आ जाती है। इसी को हम बोलते हैं संघनन। और संघनन की क्रिया आप जानते हो कि संघनन की क्रिया के द्वारा ही क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। क्या बनते हैं, बादल। अब बादल बनने का रीजन क्या होता है कि बादल में हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से तापमान अधिक था, जल का क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ, या समुद्र की सतह से क्या हुआ, जल का वाष्पीकरण हुआ। जल का वाष्पीकरण होने की वजह से क्या हुआ, ऊपर जाने से एक तो दाब में कमी आई, किसमें, वायुमंडलीय दाब में कमी आई। और दूसरी कमी आ गई कि वायुमंडलीय दाब में यदि आप देखते हो कि यदि वायुमंडल में आप ऊपर चलते हो तो तापमान में क्या आती है, गिरावट आती है। कहने का मतलब तापमान भी क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए वो किस संघनन की प्रक्रिया होती है, और क्या बनता है, जल वाष्प से वो किस में आ जाती है, पानी अवस्था में आ जाती है, जो कि ऊपर बादलों के रूप में क्या होती है, तैरती रहती है। इसी को हम संघनन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं कि हम बात कर रहे थे कि हमारे अवस्था में दाब का प्रभाव क्या रहता है, हमारी अवस्था परिवर्तन में दाब का प्रभाव क्या रहता है। दाब के प्रभाव में यदि हम देखना चाहें तो हमने तापमान का प्रभाव अच्छी तरह से देख लिया, जिसमें सब कुछ हमने देखा है, संघनन,
जमना, वाष्पीकरण, और हम बात करते हैं अब दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव की यदि हम बात करते हैं तो दाब के प्रभाव की हम बात करते हैं तो आप जैसे कि गतिज ऊर्जा का रोल क्या रहता है। गतिज ऊर्जा का रोल का मतलब हो गया कि गतिज ऊर्जा किस रूप में काम में आती है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। मतलब अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब अणुओं के बीच की दूरी का बढ़ना। अणुओं के बीच की दूरी का बढ़ना मतलब उसके बीच आकर्षण बल, दो अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होना, शून्य होना या कम होना। अब हम जब दाब की बात करते हैं तो आप यदि किसी भी गैस की बात करते हैं तो जब आप किसी भी पात्र के अंतर्गत आपने क्या लिए, गैस लिए, और गैस को लेने के बाद आप इसके ऊपर क्या डालते हो, दाब डालते हो P। क्या डालते हो, दाब डालते हो P। इसको हम बोलते हैं पिस्टन या हम कह सकते हैं प्रेशर। जब यहाँ पे गैस के अणु थे, गैस के अणु हम कह सकते हैं कि इतनी मात्रा में थे जो बहुत बहुत क्या थे, दूर थे। जब आपने तापमान को तो स्थिर रख लिया कि आपने तापमान नहीं बढ़ाया, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जब पिस्टन को प्रेशर लगाते हैं या इसको संकुचित करते हैं इसको या संपीड़ित करते हैं तो आप जानते हो कि गैस के अणु क्या जाते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या जाते हैं, दाब लगाने की वजह से क्या आ गई, पास पास आ गई। क्या आ गई, पास पास आ गई। तो इतने ज़्यादा पास भी नहीं आई कि हम कह सकें कि भी ठोस अवस्था में बदल जाए। हम कह सकते हैं कि गैसीय अवस्था थी, अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा का मान इतना कम हो गया, कहने का मतलब दाब लगाने की वजह से अणु क्या आ गई, पास पास आ गई। तो अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल का मान क्या हो गया, बढ़ गया, या अंतर आणविक बल लगना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे ये गैस अवस्था में था और गैस अवस्था से ये किस में आ गई, हम देखते हैं कि ये आ जाती है द्रव अवस्था में। किस अवस्था में, द्रव अवस्था। किस में आ गई, ये द्रव अवस्था में आ गया। द्रव अवस्था में आने का मतलब है कि यदि हम किसी गैस या पदार्थ के ऊपर दाब लगाते हैं तो उसमें अवस्था परिवर्तन की जा सकती है। अवस्था परिवर्तन की जा सकती है, इसका मतलब हुआ कि दाब लगाने से भी अवस्था में परिवर्तन होता है। अब यदि हम एक सिंपल सी बात देखते हैं कि जब द्रव्य में हम देखते हैं कि द्रव्य से यदि हम इसके ऊपर और दाब लगाएं, क्या लगाएं, द्रव्य से हम यदि इसमें और दाब लगाएं तो आप जानते हो कि द्रव्य में क्या होता है कि हम यदि इसको प्रेशर को और भी बढ़ा दिया तब भी क्या होगा, यह अणु तो उतने ही है। इसका मतलब है कि द्रव्य में क्या होता है, संपीड़न। संपीड़न या कंप्रेसिबिलिटी का गुण क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी का गुण हमने कहा था नगण्य तो नहीं होता लेकिन कम होता है। क्या होता है, कम होता है। बहुत क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये ठोस में सामान्यतः नहीं बदलता। किसमें नहीं बदलता, ठोस में नहीं बदलता। इसका मतलब हमने अभी पढ़ा था उदरोपातन में, क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको यदि आपने दाब लगा करके उसका तापमान कम करके आपने जब उसको शुष्क बर्फ, ड्राई बर्फ में बदला था तो वो डायरेक्ट किससे थी, गैस से सीधा ठोस में बदलती है, द्रव अवस्था उसकी नहीं आती। इसलिए हम बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें गैस अवस्था से द्रव अवस्था में तो बदला जा सकता है दाब लगा करके, लेकिन इसको ठोस में नहीं बदला जा सकता क्योंकि इसमें संपीड़ितता का गुण क्या मिलता है, कम मिलता है। जैसे हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरणों में हम देखते हैं कि दाब लगाने से पदार्थों में क्या क्या फर्क पड़ता है। तो उसमें देखते हैं कि इसमें आपको मिलेगी कौन सी, जैसे मैं बात करता हूँ, पहली हम बात करते हैं सामान्य दैनिक जीवन में काम आने वाली कौन सी, CNG। CNG को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहने का मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब संपीड़ित प्राकृतिक गैस के अंतर्गत हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, मीथेन होती है। क्या होती है, CH4 मीथेन। इसका यूज आप जानते हो खाना पकाने में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ
ईंधन चलाने की मतलब कोई ऑटोमोबाइल या इनमें प्रयोग किया जाता है। जब आप इनको देखते हो कि ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, लेकिन इसके आणविक अणु छोटा होता है, इसी वजह से ये किस अवस्था में रहती है, हम इसको सिलेंडर में भरते हैं दाब लगा करके, लेकिन ये रहती किस में, गैस अवस्था में ही रहती है। किस में रहती है, गैस अवस्था में ही रहती है। यदि हम बात करें दूसरी सेकंड, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी, कौन सी गैस, एलपीजी। एलपीजी गैस के अंतर्गत आपका क्या रहता है कि जब आप देखते हो, इसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस द्रवित प्राकृतिक गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। क्या होती है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिश्रण होती है। जब आप इनको डालते हो तो ये गैस अवस्था से किस में बदल जाती है, गैस अवस्था से किस में आती है, ये द्रव अवस्था में आती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्रवित प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब हम एलपीजी सिलेंडर की बात करते हैं। सामान्य तौर पर प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण इसमें मिलता है, और साथ में गंध के लिए, गंध आने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, मार्केप्टेन। क्या मिलाते हैं, मार्केप्टेन, जिसको हम बोलते हैं मार्केप्टेन, जो हमें गंदी सूचना में काम में लेता है कि इसकी गंध इतनी ज़्यादा होती है कि थोड़ी सी यदि लीकेज हो जाए तो हमें घर में पता लग जाए कि गैस क्या हो रही है, लीकेज हो रही है। बाकी प्रोपेन और ब्यूटेन में कोई गंध नहीं होती है। तो आपने अभी तक तापमान का प्रभाव और दाब का प्रभाव, और यदि हम बात करें कि दो चीज़ था कि जब भी तापमान बढ़ता है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या होती है, अवस्था में परिवर्तन होता है। दाब लगा करके भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ में क्या कर सकते हैं, अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे प्रकार कि यदि हम दाब लगा करके एलपीजी गैस के अंतर्गत द्रव रूप में क्या रहती है, सिलेंडर में एलपीजी गैस रहती है, लेकिन सीएनजी होती है वो गैस अवस्था में रहती है। क्यों, क्योंकि इसके कण इतने छोटे होते हैं कि पास नहीं आ पाते, इसलिए गैस अवस्था में रहती है। और इसी प्रकार हम दाब की बात कर रहे थे और ताप की बात कर रहे थे कि जो द्रव अवस्था परिवर्तन में क्या करती है, हमारी मदद करती है।